फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की टर्म है 5 इयर्स, यानी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली मीटिंग और लोकसभा के डिसॉल्व होने तक का जो समय है वो है 5 इयर्स। इसका मतलब ये भी है कि लोकसभा मेंबर्स जिन्हें हम चुनते हैं वो 5 सालों के लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं। हालांकि लोकसभा की ये 5 साल की टर्म रिड्यूस या फिर एक्सटेंड भी की जा सकती है। रिड्यूस करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है, जो लोकसभा को 5 साल पूरे होने से पहले ही डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा की 5 साल की टर्म को नेशनल इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस वाली वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की टर्म की। बेसिकली राज्यसभा की क्या टर्म होगी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तय नहीं किया गया है। राज्यसभा की टर्म डिसाइड करने की जिम्मेदारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी थी और इसके लिए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पास किया था, जिसमें राज्यसभा की टर्म को 6 इयर्स फिक्स कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, बट राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। बट क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पॉसिबल है। जब लोकसभा की टर्म 5 साल है और हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो इस तरह हर 6 साल में राज्यसभा को भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन ये है हमारे सामने, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस बनाने की जरूरत क्या थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस क्यों कहा गया। देखिए, फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1952 में, और जैसा कि हमने देखा कि आरपी एक्ट 1951 में राज्यसभा के टेन्योर को 6 इयर्स कर दिया गया था। इसका मतलब फर्स्ट राज्यसभा के सभी मेंबर्स को रिटायर हो जाना था 1958 में। बट अगर ऐसा होता तो 1958 में राज्यसभा की सारी सीट्स के लिए चुनाव कराना होता, और इस स्थिति में हम राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस नहीं कह पाते। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस बनाना चाहते थे, इसीलिए प्रोविजन ये किया गया कि फर्स्ट राज्यसभा के सिर्फ 1/3 मेंबर्स को ही 6 इयर्स की टर्म मिलेगी। इसके अलावा 1/3 मेंबर्स की टर्म को 4 इयर्स कर दिया गया, यानी ये लोग रिटायर होंगे 1956 में, जबकि बाकी के 1/3 राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म को सिर्फ 2 साल ही रखा गया, यानी ये लोग रिटायर होंगे 1954 में। बट कौन 2 साल के लिए मेंबर रहेगा, किसकी टर्म 4 साल की होगी और किसकी टर्म 6 साल की, ये डिसाइड किया गया लॉटरी के बेस पर। और क्योंकि राज्यसभा की टर्म 6 इयर्स है, तो मेंबर्स की टर्म को कम करना है यहाँ पर, तो इसीलिए प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया गया कि वो फर्स्ट राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म को कम कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें हुई जो सिर्फ फर्स्ट राज्यसभा के लिए वैलिड थी। अब इस अरेंजमेंट की वजह से क्या हुआ कि जिन 1/3 मेंबर्स की टर्म सिर्फ 2 साल थी, वो 1954 में ही रिटायर हो गए। इसीलिए 1954 में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स के लिए चुनाव किए गए। अब जो मेंबर्स चुने गए वो पूरे 6 साल कंप्लीट करेंगे, यानी ये रहेंगे 1960 तक। बट फर्स्ट राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जिनकी टर्म 4 इयर्स थी, वो 1956 में रिटायर हो गए। इसीलिए 1956 में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स के लिए इलेक्शंस करवाए गए। अब जो मेंबर्स चुने गए वो पूरे 6 साल रहेंगे, यानी ये रहेंगे 1962 तक। इसी तरह जब राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जिनकी टर्म 6 इयर्स थी, वो 1958 में रिटायर हुए, तो 1958 में ही राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स के लिए फिर से चुनाव कराए गए। अब जो मेंबर्स चुने गए वो भी पूरे 6 साल रहेंगे, यानी ये रहेंगे 1964 तक। अब ये प्रोसेस आगे भी ऐसे ही चलते चला जा रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, और जो भी मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं वो री इलेक्शन या फिर री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो हमने देखा कि ऐसा कभी नहीं होता है कि राज्यसभा की सारी सीट्स खाली हों, और इसीलिए हम राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस कहते हैं। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस बनाने की जरूरत क्या थी। बात यह है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसलिए बनाया गया था ताकि राज्यसभा में अचानक से मेजोरिटी चेंज ना हो। राज्यसभा में एकदम से मेजोरिटी चेंज नहीं होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सबको पता है कि 2014 में देश में मोदी लहर आ गई थी, और हमने देखा कि 2014 में लोकसभा में बीजेपी फुल मेजोरिटी से आ गई। यानी हम कह सकते हैं कि 2013 में कांग्रेस मेजोरिटी में थी और अचानक से 2014 में मेजोरिटी बीजेपी की हो गई लोकसभा में। बट अगर हम लोग राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में 2014 में बीजेपी माइनॉरिटी में थी,
ये तो हम सब लोगों को पता है। आप कहोगे कि वो तो इसलिए क्योंकि 2014 में सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। बट ये देखिए 2018 में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। मतलब मोदी लहर तो अपना काम कर रही थी। 2014 से 2018 के बीच 7 राज्यों से 21 राज्यों में सरकार बन गई, लेकिन फिर भी राज्यसभा में आज तक बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आई है। मैं 2021 तक की बात कर रहा हूँ। तो ये तो बात क्लियर है कि राज्यसभा के परमानेंट हाउस होने की वजह से राज्यसभा में लोकसभा की तरह एकदम से मेजोरिटी में चेंजेस देखने को नहीं मिलते। पर आप ये भी जानना चाहोगे कि इसका आखिर फायदा क्या है। मेजोरिटी जो एकदम से चेंज नहीं हो रही है, इसका बेनिफिट क्या है। तो बात ये है कि अगर दोनों हाउसेस में एक साथ मेजोरिटी चेंज हो जाए तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। ऐसे में सरकार के पास दोनों हाउसेस में मेजोरिटी होगी और वो जो भी बिल पास करना चाहेंगे वो कर देंगे। तो सरकार इस तरह से मनमानी ना करे, इसीलिए राज्यसभा एक चेक की तरह काम करती है। और यही फायदा है राज्यसभा के परमानेंट हाउस होने का। तो जो भी डिटेल्स हमने देखी, आई होप कि वो आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो मुझसे चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।